अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जहांगीर साद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और आईएमएफ, बहुत दिनों से ये शोर सुनने में आ रहा है, हम लोग ये सुन रहे हैं कि आईएमएफ कर्जा दे रहा है, आईएमएफ कर्जा दे रहा है। बहुत सी शर्म की बात है कि हमें अचानक से ये हो जाता है कि आईएमएफ कर्जा दे रहा है। भाई कौन सी कौम है जो कर्ज मिलने पर खुश होती है? क्या आपको कर्ज मिलता है आपके घर में, अगर आप कर्ज लेकर आते हैं बाहर से सूद पर, आप खुश होते हैं? ये खुशी की बात है? ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो शर्मिंदगी की बात है। ऑलरेडी पाकिस्तान इतने कर्जों में धंसा हुआ है और मजीद और कर्जा चाहिए हमारी सो कॉल्ड हुकूमत को चलाने के लिए पाकिस्तान। और बहुत सी बातें हैं, बहरहाल खजाना खाली है, बांग्लादेश हमसे आगे जा चुका है, उसका टका जो कल को हमारे बिल्कुल, जिसको हम टका एक हकीर समझते थे, आज वो पाकिस्तान के 3 रुपए 2.5 रुपए के बराबर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान है। बाय द वे, पाकिस्तान, आईएमएफ और हम, पाकिस्तान और आईएमएफ का ताल्लुक और मामला, दुनिया के मालियाती शातिर एक तवील अरसे से मुसलसल पाकिस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान भी मुसलसल उनकी चालों से निकलने के लिए अपनी चालें चलता आ रहा है। मगर इस वक्त शतरंज की बसात पर हम लोग बहुत कमजोर हैं, किसी भी वक्त मात हो सकती है। ऐसी सूरत हाल से और कई मुमालिक भी गुजर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? हमें सबसे पहले नजर ब्राजील पर डालनी होगी। ब्राजील पर तकरीबन 130 बिलियन डॉलर का कर्ज था, वो किस्तें अदा ना करने की वजह से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, जिस पर ब्राजील ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, हम इस पोजीशन में नहीं है कि कर्ज दे सकें, कर्ज की किस्तें अदा कर सकें या इस कर्ज का सूद वापस कर सकें। चूंकि यह इदारा आईएमएफ कमजोर मुमालिक की मुआशी बेहतरी के लिए बनाया गया है, मगर इसके साथ काम करने के बावजूद हमारे हालात बेहतर नहीं हो सके। इसलिए हमारा कर्ज खत्म किया जाए, जिस पर सूदी पावर्स और आईएमएफ बशमूल अमेरिका ने ब्राजील को क्लियर जवाब दिया कि आपने ये कर्ज सूद समेत जरूर वापस देना होगा, आपके लिए कोई दूसरी सूरत मौजूद नहीं है। जिस पर ब्राजील ने कौमी सतह पर एक फैसला किया और कहा ठीक है, हम आपको सरमाया सूद समेत वापस करते हैं, मगर हमारे पास कर्ज वापस करने के लिए अमेज़न फॉरेस्ट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े, बहुत बड़े जंगलात हैं, अमेज़न फॉरेस्ट कहते हैं उसे, अमेज़न फॉरेस्ट हैं। इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो वैसे ही घिस पिट चुके हैं और हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं, हम तो डिफॉल्ट हो चुके हैं, हमारी पूरी कंट्री डिफॉल्ट कर चुकी है, हमने अपने आप को डिफॉल्टर डिक्लेयर भी कर दिया है। हमारे पास एक ही रास्ता है, अमेज़न फॉरेस्ट के जंगलात, अमेज़न जंगलात, दुनिया के सबसे बड़े जंगलात, जिन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, यानी फेफड़े, दुनिया के फेफड़े, जो माहिरीन है वो कहते हैं। ठीक है, हम इसकी लकड़ी काट कर फरोख्त करेंगे और जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब दुनिया भर में फरोख्त करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उसकी लकड़ी, जंगलात की लकड़ी, क्योंकि बड़ी पाई की लकड़ी है, बहुत कीमती लकड़ी है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये जंगलात फैले हुए हैं, उससे कर्ज हम वापस करेंगे आपको। ये लकड़ी जो काटकर हम काटेंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे, उससे हम आपका कर्ज वापस करेंगे। सुपर पावर्स ने एतराज किया, सूदी सुपर पावर्स ने एतराज किया कि अगर अमेज़न के जंगलात काट दिए गए तो दुनिया भर में खौफनाक मौसमी तब्दीलियां आ जाएंगी, जैसे कि आ रही हैं, बारिशें हो रही हैं, आप देख रहे हैं अचानक से इतनी ज्यादा बारिशों का होना, कराची में जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी, पूरे बलूचिस्तान में, अराउंड द पाकिस्तान और दुनिया भर में कहां कहां हो रही, कहीं सर्दी थी तो वहां गर्मी पड़ रही है, यूरोपियन एरियाज में गर्मियां पड़ रही हैं, शदीद गर्मी, ये मौसमियाती तब्दीली कहलाते हैं, ग्लोबल एटमॉस्फेयर चेंजिंग कहलाती है। बहरहाल उन्होंने कहा कि तब्दीलियां आ जाएंगी, पूरी दुनिया को यहीं से ऑक्सीजन मिलती है, बारिशें उन्हीं जंगलात के सबब होती हैं, आप ये जंगलात नहीं काट सकते। ब्राजील ने कहा ओके, ये जंगलात लंग्स ऑफ द अर्थ है, मगर ये मुमकिन नहीं कि हम जो इन जंगलात के मालिक हैं, क्योंकि ब्राजील की तमाम हदूद इसे लगती हैं, इन जंगलात को, लंग्स ऑफ द अर्थ जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसको ब्राजील की जो भी हदूद हैं इसे लगती हैं, जो इन जंगलात के मालिक हैं, कर्ज की सूरत में किस्तों में मौत को गले लगाएं और दुनिया साफ और शफाफ हवा में सांस ले, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमें तो कर्ज देना है, चूंकि आप कह रहे हैं हमें कर्ज लौटाना होगा, यह हो नहीं सकता। खास सोच बचार के बाद अहले सरमाया, जिसे हम आईएमएफ कहते हैं, इस बुनियाद पर उनका कर्ज 10 साल के लिए डिफर कर दिया, यानी ब्राजील ने 10 साल तक इस रकम पर किसी किस्म का कोई भी सूद अदा नहीं किया। हमारे सामने दूसरी मिसाल एक्वाडोर की है। एक्वाडोर, जिस पर गालिबन 120 बिलियन डॉलर का कर्ज था और वो मुल्क भी तकरीबन डिफॉल्ट करने वाला था।
दिवालिया होने से बचने के लिए वहां की मौजूदा उस वक्त की गवर्नमेंट ने असेंबली में यह बिल पास किया कि आईएमएफ से ये तमाम कर्ज माजी की करप्ट हुकूमत ने लिया था और ये सरमाया अवामुन्नास पर खर्च नहीं हुआ और माजी के करप्ट हुक्मरान इसे मुल्क से बाहर ले गए। लिहाजा ऐसा कोई भी कर्ज जो माजी में किसी गवर्नमेंट ने लिया था और वो उन लोगों के पर्सनल बेनिफिट की नजर हुआ, जैसे कि हमारे यहां हुआ। आपको पता है हमारे मुल्क में भी पर्सनल बेनिफिट की नजर माजी में जितना भी कर्ज लिया गया था कितनी बार पर्सनल बेनिफिट की नजर हुआ है और कितनी बार हमें गवर्नमेंट ने यह बताया कि ये कर्ज लेकर आए, हमें तो कुछ पता ही नहीं ये पैसा जाता कहां है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है ये पैसा जाता कहां है। बाय द वे नजर हुआ, उन लोगों के पर्सनल बेनिफिट नजर हुआ, हम उसे वापस करने के जिम्मेदार नहीं। ये सरमाया उन्हीं लोगों से लिया जाए जो उस वक्त पावर में थे, यानी गवर्नमेंट में थे, एक्वाडोर की हुकूमत इसी पॉइंट पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे भी हम कहते हैं, तमाम ये जो कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट तमाम कंट्रीज की हैं, जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं सबसे ऊपर, और उन सब के ऊपर जो कोर्ट होती है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाती है, आईसीजे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई और वहां एक्वाडोर की गवर्नमेंट, वहां उन्होंने अपना केस जीत लिया। इसी मौके पर इस पर जितना कर्ज था वो खत्म कर दिया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर किए। अब तीसरी मिसाल, कुछ अरसा हजारों लोग आईएमएफ के खिलाफ अर्जेंटाइन की सड़कों पर निकल आए। यह उस वक्त हुआ जब आईएमएफ ने अर्जेंटाइन को अपनी तारीख का सबसे बड़ा कर्ज दिया, कोई $56 बिलियन। इस डील की तफसीलात अर्जेंटाइन की आवाम से भी छुपाई गई। मजे की बात तो यह है, आईएमएफ ने आवाम से छुपाई अर्जेंटाइन की। आवाम को इस बात पर भी शिकवा था, आईएमएफ कर्ज देकर गरीबों के खिलाफ जबरदस्ती पॉलिसियां मर्तब करता रहता है और अमीर अशराफिया जो करप्ट अशराफिया और हुक्मरान को वो ही सरमाया मुल्क से बाहर ले जाने की इजाजत भी दे देता है। अजीब आईएमएफ है भाई। जबकि अर्जेंटाइन के एहतजाजियों ने यह मुतालबा किया कि अर्जेंटाइन आईएमएफ के खिलाफ इस केस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा, यह देखकर कि कहीं अर्जेंटाइन भी अदालत में ना चला जाए, आईएमएफ ने उसके साथ हालात बहुत बेहतर कर लिए। और उसके बाद एक और मिसाल है यूनान की। यूनान के साथ भी आईएमएफ ने कुछ ऐसा ही किया था। अहले सरमाया है, वो करता रहता है, उसका काम है सूद पर कर्ज देते रहना और सूद भी लेना, अपनी रकम भी लेते रहना। चाहे आपका मुल्क डूबे, आंधी आए, तूफान आए, डूबे, लोग मरे, टैक्सेस लगे, महंगाई हो, कुछ भी नहीं, उनको अपना सूद से मकसद है। यूनान के साथ भी आईएमएफ ने कुछ ऐसा ही किया। शायद आपको वो वक्त याद हो गालिबन या नहीं, आप में से ज्यादातर लोगों को यह मालूम शायद नहीं होगा कि जब यूनान के किसी एटीएम मशीन से 60 यूरो से ज्यादा रकम नहीं निकाली जा सकती थी, मगर कसाद बाजारी के नतीजे में वहां जो एहतजाज हुआ वो किसी इनकलाब से कम नहीं था। वहां भी आईएमएफ और इंटरनेशनल सूदी पावर्स को अपना रवैया बदलना पड़ा और उन्हें अपने घुटने टेकने पड़े। कौमें मुत्तहद हों और अपने मुल्क से, अपनी सरजमीन से मुखलिस हों तो कोई काम मुश्किल नहीं हुआ करता। इस वक्त हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आईएमएफ फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करने वाला है या क्या करेगा। मैं अक्सर आईएमएफ की शराइत देखकर सोचता हूं कि मुतालबात, आईएमएफ के जो मुतालबात में टैक्स लगाने का मुतालबा ज्यादातर तनख्वाहदार और गरीब तबके के इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर क्यों होता है। आईएमएफ अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा क्यों नहीं करता। अमेरिका में और लंदन में आज भी सालाना $50,000 कमाने वाले को 40% यानी 40% से ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान में सालाना 1 करोड़ रुपए कमाने वाले पर भी 40% टैक्स नहीं लगाया जाता। क्यों? आज पाकिस्तान बहुत नाजुक पोजीशन में मौजूद है, इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर है, बहुत नाजुक पोजीशन पर है, जो कि मैं आपसे अपनी वीडियोस में पहले ही डॉलर की बढ़ती हुई कीमत का तस्करा करता आया हूं। रुपए की कीमत में मुसलसल गिरने के सबब इसी एक साल में हमारा कर्ज तकरीबन 3 गुना ज्यादा हो चुका है। बैठे बैठाए डॉलर बढ़ चुका है। कहां डॉलर 100, 110, 120 का था। किसी जमाने में जो कर्जा लिया गया बैरून मुल्क से या आईएमएफ से, वो उस जमाने में 80 रुपए का डॉलर था, 60 का था, 100 का था, 70 का था। आज तो लौटाना हमें 220, 230 के हिसाब से है। आप इस चीज को कंसीडर करें, सिर्फ $1 बिलियन कर्ज देने के लिए
आईएमएफ ने हमें परेशान हाल कर रखा है, ऐसी ऐसी शर्तें, ऐसी ऐसी शराइत तस्लीम कराई हैं जो हमारी खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान है। हमें भी कुछ करना होगा। अब हमें रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की के साथ मिलकर कोई लाएअमल बनाना होगा। हमें भी आईएमएफ के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जरूर जाना होगा। अब जीने के लिए हमें जरूर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसके सबब आईएमएफ अपना कर्ज या तो 10, 15, 20 सालों के लिए मुअत्तल कर दे या फिर अपना रवैया दुरुस्त करे। और यह भी सोचना होगा कि ये जो अरबों डॉलर का कर्ज लिया गया था माजी के हुक्मरानों ने, करप्ट हुकूमतों ने, वो कर्ज गया कहां, वो पैसा कहां गया? कहीं वहां से कर्ज लेकर आईएमएफ से यहां पाकिस्तान में लाकर फिर कई करप्ट अशराफिया ने यही पैसा अपनी जेबों में डालकर मनी लॉन्ड्रिंग कर कर सरमायादारी कहीं उन्हीं कंट्रीज में तो नहीं कर दी, डेवलप्ड कंट्रीज में कहीं वहीं तो ये पैसा नहीं चला गया? हमें भी सोचना होगा और ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि वो पैसा गया कहां और ये पैसा कैसे लौटाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान का अल्लाह पाक हामी नासिर हो। थैंक यू।